हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ज्योग्राफी की पीवाईक्यू सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन जनरल रिसीव्स द मैक्सिमम प्रपोर्शन ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून रेनफॉल। निम्नलिखित में से कौन से राज्य को सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा का सबसे अधिक हिस्सा प्राप्त होता है? जो उत्तर पूर्वी मानसून है ये आता है अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। कब होता है? अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। ये जब मानसून वापस लौटता है उस समय उत्तर पूर्वी मानसून जो है तमिलनाडु के तट पर सबसे अधिक वर्षा करता है। कहाँ पे करता है? तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्रा, यहाँ पर जो है ये वापस लौटते हुए बरसात करता है। तो इसका मैक्सिमम प्रोपोर्शन जो है वो प्राप्त करता है तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, कौन सा? साउथ ईस्ट मानसून, ये सबसे अधिक बारिश करता है इधर यूपी गुजरात इन सब राज्यों में ये वर्षा करता है। गुजरात, पंजाब। और नॉर्थ ईस्ट वाला नॉर्थ ईस्ट वाला करता है सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, उसके अलावा आंध्रा, केरला, इन सब में भी ये बारिश करता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर दैट कॉजेज द विंटर रेन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण बनता है? उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा किसके कारण होती है? होती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण। जो पश्चिमी विक्षोभ है वो मेडिटेरेनियन सी से आने वाली पवनों के कारण पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, और उसकी वजह से जो है जो उत्तर पश्चिम वाला एरिया है, राजस्थान, पंजाब, इन राज्यों में जो है वर्षा होती है सर्दियों में। इसको मावट के नाम से भी जाना जाता है, और ये रबी की फसलों के लिए फायदेमंद होती है। रबी की फसल के लिए अच्छी होती है शीतकालीन वर्षा जो होती है। तो किसके कारण होती है? ये होती है मानसून, ये पश्चिमी विक्षोभों के कारण। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, इन इंडिया द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आर वेदर फिनोमिना ऑफ द विंटर मंथ्स ब्रोट इन बाय द वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम द। भारत में पश्चिमी चक्रीय विक्षोभ शीतकालीन महीनों में आने वाली मौसमी घटनाएं हैं जो कहाँ से पश्चिमी प्रवाह द्वारा लाए जाते हैं। तो भारत में जो पश्चिमी चक्रीय विक्षोभ आते हैं, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस है, वो आते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। उनका ओरिजिन कहाँ से होता है? भूमध्य सागर से। और ये भारत में उत्तर पश्चिमी जो राज्य हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर शीतकालीन वर्षा करते हैं, और इसको वहाँ पे किस नाम से जाना जाता है? मावट के नाम से इसको जाना जाता है। तो कहाँ से आते हैं पश्चिमी विक्षोभ? भूमध्य सागर से। अगला क्वेश्चन है, द मैंगो सावर्स फिनोमिना इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच सीजन। भारत में आम के सावर घटना किस मौसम से संबंधित है? तो जो मैंगो सावर है वो आती है सर्दियों में, समर सीजन में ये आती है। गर्मियों में जो प्री मानसून है, मानसून से पहले का जो सीजन है, मानसून पूर्व की स्थिति में जो बारिश होती है उसको हम कहते हैं मैंगो सावर। और ये मुख्यतः केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में प्राप्त होती है, और ये मैंगो के पकने के लिए फ़ायदेमंद होती है, इसलिए इसको मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। समर सीजन में जो है जो प्री मानसून बारिश होती है उसको किस नाम से जानते हैं? मैंगो सावर के नाम से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया आर रिलेटेड टू द टर्म मैंगो शावर। भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य आम के शावर से सबसे संबंधित है? तो मैंगो शावर से संबंधित हमने भी बात की, कौन से राज्य हैं? केरल और कर्नाटक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मैंगो शावर्स कैन बी डिफाइंड एज। मैंगो शावर को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? फर्स्ट में दे रखा है मानसून शावर, जो उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में सामान्य है। तो मैंगो शावर कहाँ पे है? कर्नाटक और केरल में है, ना कि यूपी बिहार में। तो पहला कैंसिल हो जाएगा। दूसरा है प्री मानसून शावर, जो कर्नाटक और केरल राज्यों में सामान्य है। जो मानसून से पहले की बारिश है वो कहाँ पे होती है? केरल और कर्नाटका राज्यों में, जो कि
आम के पकने में फ़ायदेमंद होती है, तो ये कहाँ पे हो जाएगा? केरल और कर्नाटक में ये नॉर्मल है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स इज द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून इन इंडिया? भारत में कौन से महीने मॉनसून के पीछे हटने का मौसम है? तो भारत में मॉनसून वापस कब लौटता है? अक्टूबर से नवंबर के समय। तो इसको हम बोलते हैं मानसून का पीछे हटना या रिट्रीटिंग मानसून, लौटता हुआ मानसून बोला जाता है। तो किस समय लौटता है? अक्टूबर से नवंबर। आता कब है? जून जुलाई के समय में। वापस कब लौटता है? अक्टूबर से नवंबर के समय में। इसको हम कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून या मानसून का पीछे हटना या लौटता हुआ मानसून। नेक्स्ट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन जनरल इज नोन टू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाइमेट? भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः किस प्रकार की जलवायु के लिए जाना जाता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु है उष्णकटिबंधीय। किस प्रकार की है? ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय मॉनसून। नेक्स्ट है, इज द क्लाइमेट एट द सेंटर ऑफ लार्ज लैंड मासेस टाइफाइड बाई ए लार्ज एनुअल रेंज इन टेम्परेचर विथ प्रिसेप्शन मोस्ट लाइकली इन द समर? कौन सी वह जलवायु है जो बड़े महाद्वीपों के केंद्र में पाई जाती है, जिसमें तापमान में एक बड़ा वार्षिक परिवर्तन होता है और वर्षा अधिकांशतः गर्मी के मौसम में होती है? कि कौन सी ऐसी जलवायु जो बड़े महाद्वीप हैं उनमें पाई जाती है और जो तापमान है उनमें वार्षिक परिवर्तन अधिक होता है? तापमान का अंतर यानी कि एकदम जो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर कितना रहा है वर्ष में, उन दोनों का अंतर तो हो जाएगा वार्षिक तापांतर। तो उसमें अधिक अंतर रहता हो और जो वर्षा है, वर्षा का सीजन कौन सा रहता हो? गर्मियों के मौसम में बारिश अधिक प्राप्त होती हो। तो ऐसे जलवायु को हम कहते हैं महाद्वीपीय जलवायु, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स फर्स्ट रिसीव्स द रेन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करता है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून जब आता है, सबसे पहले केरल के तट पर बारिश करता है। यहाँ पे सबसे पहले किस पर पहुंचेगा? केरल के तट पर पहुंचता है साउथ ईस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून। तो कौन सा हो जाएगा? केरल। केरल में जून के टाइम में, जून में जो है मानसून प्रवेश कर जाता है। तो सबसे पहले भारत में केरल में ही मानसून आता है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में वर्षा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली जनरली रिसीव्स मानसून शावर्स फ्रॉम द बाय द एंड ऑफ जून। दिल्ली आमतौर पर जून के अंत तक मानसून की वर्षा किससे प्राप्त करती है? तो दिल्ली में जो बारिश होती है वो होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से। जब साउथ ईस्ट मानसून आता है तो ये दो भागों में बढ़ जाएगा। एक तो अरब सागर की शाखा आती है भारत में, एक आती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो दिल्ली में बारिश करती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। कौन सी करेगी? बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है वो दिल्ली में बारिश करती है और दिल्ली में मानसून कब तक पहुंचता है? जून के अंत तक। इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विच प्लेस रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड? कौन सा स्थान दुनिया में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है? दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है मौसिनराम में। कहाँ पे होती है? मौसिनराम में। और ये कहाँ पे है? मेघालय में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत की जलवायु को निर्धारित नहीं करता है? सबसे पहला है भूमि और पानी का वितरण। तो जो लैंड और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्लाइमेट को इफेक्ट करता है कि वहाँ पर वाटर कितना है, लैंड कितनी है, तो वो उसकी क्लाइमेट को इफेक्ट करेगा। तो ऑप्शन ए तो सही है। नेक्स्ट है देश का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री। तो देश का क्षेत्रफल कम हो ज़्यादा हो वो उसकी क्लाइमेट पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बाकी अक्षांश, लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड ये भी जलवायु निर्धारण में महत्वपूर्ण कारक होते हैं। देश का क्षेत्रफल जो सरफेस एरिया है कंट्री का, वो जलवायु को निर्धारित करने में कोई मदद नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, बोरदोई शिला स्टॉर्म
occurs in which of the following Indian states? बोरदोई सिला तूफान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आता है? तो जो बोरदोई सिला तूफान है ये प्री मॉनसून स्टॉर्म है या मानसून पूर्व जो तूफान आता है उसको असम में इसको कहा जाता है बोरदोई सिला मॉनसून। और इसको बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? काल बैसाखी के नाम से। ये जो तूफान है इसको पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है और असम में जाना जाता है बोरदोई सिला तूफान। तो ये क्या है? प्री मॉनसून स्टॉर्म है, मॉनसून आने से पहले का तूफान है। ये बताता है कि यदि ये तूफान आया तो इस बार अच्छी बारिश होगी और जो है पवनों की गति काफी तेज रहेगी। तो इसको असम में कहते हैं बोरदोई सिला तूफान और पश्चिम बंगाल में किस नाम से जानते हैं? काल बैसाखी के नाम से। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डू द मॉनसून विंड्स टेंटिवली रीच पंजाब, वेस्टर्न यूपी एंड हरियाणा ड्यूरिंग ए नॉर्मल मॉनसून ईयर? निम्नलिखित में से किस अवधि में मॉनसून हवाएं सामान्य मॉनसून वर्ष के दौरान पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक पहुंचती हैं? तो सबसे पहले जब भारत में मॉनसून आता है तो वो केरल के तट पर पहुंचता है जून स्टार्टिंग में। जून के स्टार्टिंग में केरल में प्रवेश करता है। तो जून का पहला सप्ताह तो नहीं होगा। सबसे पहले आई केरल में रहा है जून में, तो मई में तो जो है ये पंजाब और यूपी तक नहीं पहुंचेगा। फिर है अगस्त, तो अगस्त जो है थोड़ा लेट हो जाएगा, ये पहुंचता है जुलाई का जो फर्स्ट वीक है उसमें ये पंजाब, यूपी और हरियाणा में एंटर कर जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जुलाई का पहला सप्ताह। ये सबसे पहले केरल में आएगा, फिर ये इधर यूपी और हरियाणा, पंजाब इनमें जाएगा जुलाई के फर्स्ट वीक में। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीधे भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो ऑप्शन ए है ऊंचाई। जो एल्टीट्यूड है वो जलवायु को प्रभावित करता है डायरेक्टली। उसके बाद प्रेशर एंड विंड्स, दबाव और हवाएं, तो ये भी जलवायु को सीधे प्रभावित करते हैं। ऑप्शन सी है यूरोपीय देशों में हिमपात। यदि यूरोपियन कंट्रीज में स्नोफॉल हो रहा है तो वो डायरेक्टली इंडिया की क्लाइमेट को इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके अलावा अक्षांश भी जो है जलवायु को प्रभावित करते हैं। एल्टीट्यूड हो गया, प्रेशर एंड विंड्स हो गई, लेटीट्यूड हो गए, ये सब क्या है? क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले मेन फैक्टर हैं। अगला क्वेश्चन है इन इंडिया द ड्यूरेशन फ्रॉम इज द टाइम ऑफ द अराइवल of the normal rainfall which increases suddenly and continues constantly for several days known as the burst of monsoon। भारत में कौन सी वह अवधि है जब सामान्य वर्षा का आगमन होता है जो अचानक बढ़ जाती है और कई दिनों तक निरंतर जारी रहती है, जिसे मॉनसून का बर्स्ट कहा जाता है? तो इसकी हम बात करें तो भारत में जब सामान्य वर्षा का आगमन होता है उसके बाद वो अचानक से बढ़ जाएगी। तो मॉनसून का आगमन या सामान्य वर्षा का आगमन संपूर्ण भारत की हम बात करें तो जुलाई से अगस्त के मध्य ये एंटर कर जाता है। कब करता है? जुलाई से अगस्त के मध्य जो मॉनसून आ जाता है। उसके बाद इसकी जो हम इंटेंसिटी कहें या इसकी तीव्रता को कहें तो ये तीव्रता इसकी बढ़ जाती है और वो कंटिन्यू कुछ दिनों तक जारी रहती है। जैसे जुलाई में मॉनसून आया तो एक बार जब स्टार्टिंग में आएगा तो थोड़ी वर्षा होगी, फिर कुछ दिनों के बाद जो कंटिन्यू बारिश होती रहेगी कंटिन्यू में, तो इसको हम कहते हैं मॉनसून का ब्रस्ट होना, ब्रस्ट ऑफ मॉनसून। तो ये कौन सा समय होता है? मॉनसून ब्रस्ट का समय होता है जून की शुरुआत से लेके जो मिड सितंबर है। कौन सा? मिड सितंबर, जून से लेके। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब से मॉनसून की शुरुआत होती है, मॉनसून की शुरुआत हो जाती है जून से, और जब मॉनसून धीरे धीरे कम होने लगता है क्योंकि अक्टूबर से तो वापस लौटना स्टार्ट कर देता है मॉनसून, तो रहता कब तक है? लगभग मिड सितंबर तक मॉनसून जो है अच्छी स्थिति में रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जून से लेके मिड सितंबर तक। नेक्स्ट है इन विच सीजन डू द ड्राई एंड हॉट विंड्स नोन एज लू ब्लो इन द आफ्टरनून? कौन से मौसम में लू के नाम से जाने जाने वाली शुष्क और गर्म हवाएं
दोपहर में चलती हैं। तो लू जो हवाएं होती हैं ये चलती हैं गर्मी के मौसम में, हॉट वेदर सीजन में, जो गर्मी ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द हॉट वेदर सीजन। और ये मुख्यतः चलती हैं जो हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र में चलती हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लू एक तरह की शुष्क और गर्म हवाएं हैं कि उनमें नमी नहीं होती है और हॉट विंड्स होती हैं, और ये कब चलती हैं, हॉट वेदर सीजन में, ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्टेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर रिलेटेड टू प्री मॉनसून शावर नॉर्वेस्टर। निम्नलिखित में से उन राज्यों को पहचानें जो प्री मॉनसून सावर नॉर्वेस्टर से संबंधित हैं। तो जो नॉर्वेस्टर सावर है वो आता है असम और पश्चिम बंगाल में। कहाँ कहाँ पे, असम और पश्चिम बंगाल। असम में हमने जो देखा था कि जो प्री मॉनसून स्टॉर्म आता है वहाँ पे बोर्डोसोई, उसको हम पश्चिम बंगाल में जानते हैं काल बैसाखी के नाम से। तो वो क्या है, एक नॉर्वेस्टरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल और आसाम। इस नॉर्वेस्टर को आसाम में जानते हैं, आसाम में किस नाम से देखा था हमने, बोरदोई सिला। आसाम में किस नाम से जानते हैं, बोरदोई सिला, और पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी। तो नॉर्वेस्ट कौन कौन से राज्यों से संबंधित है, पश्चिम बंगाल और असम। नेक्स्ट है, प्री मॉनसून रेनफॉल विच इज कॉमन अकरेंस ओवर द कोस्टल एरियाज ऑफ केरल एंड कर्नाटका इज लोकली नोन एज। प्री मॉनसून वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में सामान्य रूप से होती है, कि मॉनसून आने से पहले जो थोड़ी बहुत बारिश होती है केरल और कर्नाटक के तट पर, उसको किस नाम से जानते हैं। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, मैंगो सावर के नाम से। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई इज सिचुएटेड इन द साइड वे डायरेक्शन ड्यू टू विच हैवी रेन्स अकर हियर। कि मुंबई में किन कारणों से भारी वर्षा होती है और इसका स्थान किस दिशा में स्थित है। तो हिंदी में थोड़ा सा इसका ट्रांसलेशन गड़बड़ हो गया। ये पूछना चाह रहा है कि मुंबई में अधिक मात्रा में भारी वर्षा प्राप्त होती है, तो ये किसके कारण होती है, किसके, ये कौन सी दिशा में स्थित है। तो जो पश्चिमी घाट हैं भारत के, पश्चिमी घाट के वेस्ट में स्थित है मुंबई। पश्चिमी घाट के वेस्ट में स्थित होने के कारण यहाँ पर भारी वर्षा प्राप्त होती है, क्योंकि पश्चिमी घाट के ईस्ट में जो है, पूर्वी जो, ये तो आ जाएगा रेन शेडो रीजन में, जो पर्वत हैं, क्योंकि यहाँ से अरब सागर से जो भी मानसून आएगा तो उनको पश्चिमी घाट क्या करते हैं, इधर ही रोक लेते हैं, और इसके पश्चिमी तट पर अधिक वर्षा होती है, पश्चिमी तट के बदले में। तो जो मुंबई है वो वेस्टर्न कोस्ट पे स्थित है, पश्चिमी तट पर, इसकी वजह से यहाँ पर भारी वर्षा प्राप्त होती है। तो ये पश्चिमी घाट के पश्चिम में स्थित है, इसलिए यहाँ पर अधिक वर्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, इन इंडिया प्लेसेस लाइक चेरापूंजी, विशाखापट्टनम, कोलकाता एटसेट्रा हैव हाई लेवल्स ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। व्हाट इज द एटमॉस्फेयर ऑफ सच प्लेसेस कॉल्ड। भारत में चेरापूंजी, विशाखापट्टनम, कोलकाता आदि जैसे स्थानों में हवा में नमी का स्तर उच्च होता है। ऐसे स्थानों का वातावरण क्या कहलाता है। चेरापूंजी, विशाखापट्टनम, कोलकाता है, तो यहाँ पर अधिक मात्रा में वर्षा प्राप्त होती है, तो जो एयर है उसमें आर्द्रता बनी रहती है, तो इसको हम कहते हैं आर्द्र एनवायरनमेंट, की ह्यूमिड एटमॉस्फेयर इसको हम कहेंगे। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला है, लू इज ए टाइप ऑफ। लू किस का प्रकार है। तो लू क्या है, एक तरह की हीट वेव है। क्या है, हीट वेव है। तो हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है, विंड्स कमिंग डाउन कोज कोल्ड वेव इन इंडिया ड्यूरिंग विंटर्स। हिमालय से आ रही हवाएं भारत में सर्दियों के दौरान शीत लहर का कारण बनती हैं। तो इसमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक होना चाहिए था। तो हिमालय से जो हवाएं आती हैं वो भारत में सर्दियों के दौरान शीत लहर का कारण बनती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, लू अकर्स ड्यूरिंग समर सीजन ब्लोज टुवर्ड्स विच एडजेसेंट एरिया। कि लू जो गर्मी के मौसम में बहती है वो किस क्षेत्र की ओर बहती है। जो लू है वो राजस्थान में मुख्यतः बहती है। किसमें, राजस्थान में बहती है ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज द एक्सट्रीम क्लाइमेट। कि कौन से राज्य की जलवायु एक्सट्रीम होती है। तो इसमें स्टेट या फिर यूटी होना चाहिए था।
क्योंकि जो दिल्ली है, दिल्ली के जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम है, क्योंकि ये समर में तो बहुत हॉट होता है, समर में तो यहाँ पे बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, और विंटर में यहाँ पर ठंड भी बहुत पड़ती है। विंटर में क्या होता है, ये बहुत ठंडा होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दिल्ली, क्योंकि इसमें वेरिएशन बहुत है समर और विंटर के टेम्परेचर में। समर में टेम्परेचर बहुत हाई चला जाएगा और विंटर में बहुत कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली में एक्सट्रीम क्लाइमेट की स्थिति होती है। नेक्स्ट है द साउथ वेस्ट मॉनसून ओरिजिनेटेड फ्रॉम, दक्षिण पश्चिम मॉनसून कहाँ से उत्पन्न होता है? तो दक्षिण पश्चिम मॉनसून ये अरब सागर से उत्पन्न होता है, सॉरी, भारतीय महासागर से उत्पन्न होता है, इंडियन ओशियन से। नेक्स्ट है, हम पढ़ेंगे अब सॉइल्स ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टियाँ या भारत की मृदाएं। भारत में किस किस प्रकार की मृदा पाई जाती हैं? तो उसमें पहला ऑप्शन है ब्लैक सॉइल फाउंड इन द डेक्कन ट्रैप्स इज कंसिडर्ड हाईली सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। दक्कन ट्रैप में पाई जाने वाली काली मिट्टी, सबसे पहले तो दक्कन ट्रैप में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। ये किस फसल की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो जो ब्लैक सॉइल है वो कॉटन क्रॉप्स के लिए, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। किसके लिए? कपास की खेती के लिए। और काली मिट्टी को रेगूर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? रेगूर के नाम से, क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है। जो काली मिट्टी है इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, इसलिए कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। और इसमें फॉस्फोरस और अमोनिया भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो काली मिट्टी को हम रेगूर के नाम से भी जानते हैं। दक्कन ट्रैप में मुख्यतः पाई जाती है, ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, फॉस्फोरस और अमोनिया भी इसमें अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, और कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो ये काली मिट्टी से संबंधित जो इंफॉर्मेशन थी वो हो गई। नेक्स्ट है रेड एंड येलो सॉइल्स कैन इजीली बी फाउंड इन पार्ट ऑफ, लाल और पीली मिट्टियाँ किन किन के भागों के मध्य आसानी से पाई जाती हैं? तो जो लाल मिट्टी है वो पाई जाती है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मध्य। कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मध्य लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है व्हाट इज अनदर टर्म फॉर पेडोलॉजी, पेडोलॉजी का दूसरा नाम क्या है? तो पेडोलॉजी जो मृदा का अध्ययन करते हैं, मृदा विज्ञान का जो अध्ययन करते हैं मिट्टियों के बारे में, उसको क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा सोइल ज्योग्राफी या मृदा भूगोल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट सोइल फॉर्मेशन, मिट्टी के निर्माण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखते हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है ऊंचाई और ढलान ह्यूमस के निर्माण की दर को निर्धारित करते हैं। तो इसमें जो है, जो ऊंचाई और ढलान है ये ह्यूमस के निर्माण की दर को निर्धारित नहीं करते हैं। ऊंचाई और ढलान है वो क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, मृदा को, वहाँ की वनस्पतियाँ और वहाँ की वर्षा, ये सब जो है, या फिर वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, वो मृदा के निर्माण को इफेक्ट करते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन क्या दे रखे हैं? समय मिट्टी की परत की मोटाई को निर्धारित करता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मिट्टी की परत जो है अब समय के साथ साथ, या तो यदि वो पवनों के साथ मिट्टी उड़ के जा रही है तो उसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी, या फिर यदि नदियाँ अवसाद ला के वहाँ पर जमा करती जा रही हैं अवसादों को, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? थिकनेस बढ़ जाएगी। तो ये तो सही है। नेक्स्ट है तापमान और वर्षा मौसम की दर को प्रभावित करते हैं। तो ये भी इसमें बिल्कुल सही, क्योंकि तापमान और वर्षा अगर ज़्यादा होंगे तो वहाँ का जो मौसम है वो आर्द्र होगा, और यदि वर्षा कम होती है तो वहाँ पर क्या होगा? शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाएंगी। नेक्स्ट है जनक चट्टान रंग निर्धारित करता है, कि जो पेरेंट रॉक होती है वो कलर डिफाइन करती है। तो ये भी इसमें सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो एल्टीट्यूड और स्लोप है वो ह्यूमस के निर्माण की दर को निर्धारित नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कवर्स मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू विच इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। जो दक्कन पठार का अधिकांश भाग कवर करता है, जिसमें महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से और तमिलनाडु के कुछ हिस्से शामिल हैं।
तो दक्कन पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दक्कन पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि किसकी खेती के लिए उपयोगी है? कपास की खेती के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल्स फाउंड इन इंडिया कवर अबाउट 40% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री? भारत में पाई जाने वाली निम्नलिखित प्रकार की मिट्टियां देश के कुल क्षेत्र का लगभग 40% भाग कवर करती हैं। तो 40% एरिया जो है वो जो सिंध और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का अपवाह क्षेत्र है वो कवर करता है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये नदियां जो है इनका अपवाह क्षेत्र जो है भारत का 40% कवर करता है। और नदियों के अपवाह क्षेत्र में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। तो भारत में 40% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के अपवाह क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट ब्लैक सॉइल? काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है कि यह सभी प्रकार की मिट्टियों में सबसे कम उपजाऊ है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि काली मिट्टी जो है उसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, और मिट्टी में जितनी अधिक ह्यूमस की मात्रा होगी वो उतनी ही उपजाऊ होती है। जो काली मिट्टी है वो एक उपजाऊ मिट्टी है। तो पहला स्टेटमेंट तो इसका गलत है। सेकेंड है, ये दक्कन पठार का अधिकांश भाग कवर करती है। तो ऑप्शन बी सही है। दक्कन पठार पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ब्लैक सॉइल जो है वहां पर पाई जाती है। और एक पॉइंट, काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है यदि लावा की परत कहीं पाई जाती है, कहीं किसी स्थान पर यदि लावा जमा हुआ है तो उसके अपक्षय से, लावा के अपक्षय से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ऑप्शन सी है, यह उत्तर भारतीय गंगा के मैदान का अधिकांश भाग कवर करती है। ये भी गलत है, क्योंकि गंगा के मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ना कि काली मिट्टी। फिर है, काली मिट्टियां फॉस्फोरस और नाइट्रोजन में समृद्ध होती हैं। तो काली मिट्टी में अमोनिया की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो इसका ये भी इसमें गलत हो जाएगा। ऑप्शन 20 में सही होगा कि ये दक्कन पठार को जो है कवर करती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अदर नेम फॉर रेगूर सॉइल इन इंडिया? कि भारत में रेगूर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगूर मिट्टी के नाम से किसको जाना जाता है? काली मिट्टी को। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वी ट्रेवल अक्रॉस द कंट्री साइड वी सी रेड सॉइल्स इन मेनी रीजन्स, व्हाट इज द रीजन फॉर इट्स कलर? जब हम गांव के आसपास यात्रा करते हैं तो हमें कई क्षेत्रों में लाल मिट्टियां दिखाई देती हैं। इसके रंग का कारण क्या है? तो लाल जो रंग है वो होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण। और भारत में लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और जो सदर्न पार्ट है गंगा में, गंगा के दक्षिण में जो भाग है वहां पर मुख्यतः लाल मिट्टी पाई जाती है। तो इसका लाल रंग किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विच सॉइल इज वेल नोन फॉर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर? कौन सी मिट्टी अपनी नमी बनाए रखने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है? तो नमी बनाए रखने की सबसे अधिक क्षमता होती है काली मिट्टी में। किसमें होती है? काली मिट्टी में। नेक्स्ट है, ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? काली मिट्टी मुख्य रूप से निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो है मुख्यतः महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, लेटराइट सॉइल डेवलप्स इन द एरिया ऑफ? लेटराइट मिट्टी किस क्षेत्र में विकसित होती है? तो लेटराइट मिट्टी जो है ये विकसित होती है जहाँ पे हाई टेम्परेचर हो और रेनफॉल भी ज़्यादा हो। हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल भी ज़्यादा हो, वहाँ पर लेटराइट मिट्टी जो है पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा ए, उच्च तापमान और भारी वर्षा। जो लेटराइट मिट्टी है इसमें आयरन और एल्यूमिनियम जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और जो लेटराइट मिट्टी है वो पाई जाती है मुख्यतः है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कुछ हिस्से में, पश्चिम बंगाल,
झारखंड, उड़ीसा, असम। तो इन सब राज्यों में लेटराइट मृदा पाई जाती है। और किन क्षेत्रों में विकसित होती है? जहाँ पर टेम्परेचर भी हाई हो और वर्षा भी वहां पर अच्छी खासी होती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटराइट सोइल मेनली इज फाउंड इन। तो लेटराइट मिट्टी यूपी में तो ये तो गंगा के मैदानों में आता है, तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। कश्मीर में भी लेटराइट मृदा नहीं होती है, क्योंकि टेम्परेचर हाई चाहिए लेटराइट मृदा के लिए। कश्मीर जो है वो एक ठंडी जगह है। नेक्स्ट है राजस्थान में भी लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा की मात्रा कम है, बारिश कम होती है राजस्थान में। ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंड इन तमिलनाडु, ओडिशा, छोटा नागपुर एंड स्मॉल पार्ट्स ऑफ मेघालय। इट इज रेड इन कलर एंड नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। यह तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटा नागपुर और मेघालय के छोटे हिस्सों में पाया जाता है। लाल रंग की है और कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तो लाल रंग की मृदा कौन सी होती है? लेटराइट सोइल। लेटराइट सोइल जो है ये तमिलनाडु, उड़ीसा और छोटा नागपुर का पठार, मेघालय, इन सब पर पाई जाती है और कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है ये लेटराइट सोइल। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। विच टाइप ऑफ सोइल इज मोस्टली फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। भारत के पूर्वी तट में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जो भारत का पूर्वी तट है वहाँ पर मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि नदियों के द्वारा इकट्ठा की जाती हैं। तो कौन सी हो जाएगी? जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सोइल इज लार्जेस्ट अवेलेबल एंड मोस्ट इंटेंसिवली कल्टिवेटेड सोइल इन इंडिया। भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपलब्ध है और सबसे अधिक तीव्रता से खेती की जाने वाली मिट्टी है? तो भारत में सबसे अधिक जो लार्ज एरिया पर मिट्टी पाई जाती है वो है जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी जो है उपजाऊ मिट्टी होती है। यहाँ पर वीट कल्टीवेशन, दालों की बुआई, इन सब की जो है खेती मुख्य रूप से की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ये भारत में सबसे अधिक एरिया में पाई जाती है और जो है मोस्ट कल्टीवेटेड सोइल है। यहाँ पर जो है खेती भी अच्छी मात्रा में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन। जो भारत के उत्तरी मैदान हैं उनमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो उत्तरी मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? जलोढ़ मिट्टी। क्योंकि उत्तरी मैदानों का निर्माण किससे होता है? नदियों के अपवाह क्षेत्र में ये जो मैदान स्थित हैं, और नदियां कौन सी मिट्टी का जमाव करती हैं? जलोढ़ मिट्टी का। नेक्स्ट, करेवा ए टाइप ऑफ सॉइल और सिल्ट इज फाउंड इन। करेवा जो एक प्रकार की मिट्टी है कहाँ पाई जाती है? करेवा मिट्टी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे पाई जाएगी? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्ड एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो नोन एज। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जानते हैं बांगर के नाम से। किस नाम से जानता है? बांगर के नाम से। और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको कहते हैं खादर। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी को कहते हैं बांगर। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फ्रेग्रेंस ऑफ सॉइल जनरेटेड इमीडिएटली आफ्टर द रेन्स। वर्षा के तुरंत बाद मिट्टी से उत्पन्न होने वाली खुशबू क्या कहलाती है? तो वर्षा के तुरंत बाद जो मिट्टी से खुशबू आती है हल्की हल्की, उसको किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं पेट्रिकोर। पेट्रिकोर के नाम से उसको जाना जाता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इज द पेरेंट मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल। सभी प्रकार की मिट्टी के निर्माण के लिए मूल पदार्थ क्या है? जो मिट्टी का निर्माण जो है मुख्यतः होता है चट्टानों से। चट्टानों के अपरदन से, उनके अपक्षय से धीरे धीरे उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत महीन बनते जाते हैं और उनकी साइज छोटी होती जाती है और वो धीरे धीरे मृदा का निर्माण करते हैं। तो इसमें हो जाएगा सी, चट्टाने। चट्टाने जो हैं वो मृदा का पेरेंट मटेरियल होती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट पोरस। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे कम पारदर्शी होती है? यह लिस्ट पोरस यानी कि उसमें जो पोर्स होते हैं, छिद्र कम होते हैं, यानी वो एकदम जो है उसके कण होंगे मिट्टी के एकदम पास पास होंगे, उनमें बिल्कुल भी जो है उनमें उनके बीच में स्थान नहीं होगा। तो इसको हम कहेंगे लिस्ट पोरस। ये होती है चिकनी मिट्टी। कौन सी होती है? चिकनी मिट्टी। इसमें जो पोर साइज होता है वो बहुत कम होता है।
अगला क्वेश्चन है, इट इज डिफिकल्ट टू कल्टीवेट रेड सोइल बिकॉज, कि लाल मिट्टी में खेती करना कठिन क्यों है। तो लाल मिट्टी है, इसका निर्माण होता है फेरिक ऑक्साइड से। फेरिक ऑक्साइड से इसका निर्माण होता है और इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। और इसमें जो जल संग्रहण की मात्रा है, जल संग्रहण की मात्रा भी इसमें कम होती है, कि ये पानी को होल्ड करके नहीं रख सकती है। पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी इसकी कम होती है, इसलिए इसमें खेती करना कठिन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है।